के लिए चुनौती बने दुश्मनों का काम तमाम करने में धरती पर सबसे तेज काम करने वाला देश है। नसरुल्लाह को मारने इतना आसान नहीं था, लेकिन जो आसान हो वो काम मोसाद के हिस्से नहीं आता है। देखिए रिपोर्ट। नसरुल्लाह को मारना इतना आसान नहीं था, लेकिन जो आसान हो वो काम मोसाद के हिस्से नहीं आता। मोसाद तो वो है जो बदला लेने के लिए 15 सालों तक अपने दुश्मन का पीछा करता है, उन्हें मौत के घाट उतारता है, जिन्होंने म्यूनिख ओलंपिक के दौरान उसके 11 खिलाड़ियों को मारा था। उन्नीस 1972 की वो घटना पूरी दुनिया के सामने नजीर है कि मोसाद काम कैसे करता है। फिलिस्तीन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन यानी पीएलओ से जुड़े लोगों ने ऑपरेशन ब्लैक सितंबर के तहत इजरायली खिलाड़ियों की हत्या कर दी। मोसाद ने उन सभी लोगों की हत्या की योजना बनाई जो किसी तरह से ऑपरेशन ब्लैक सितंबर से जुड़े थे। इस मिशन को नाम दिया गया रैथ ऑफ गॉड यानी ईश्वर का कहर। मोसाद के एजेंटों ने ऑपरेशन ब्लैक सितंबर से जुड़े लोगों को दुनिया के कई देशों में घूम घूम कर मारा। खुफिया एजेंसी मोसाद कितनी सटीक जानकारी के साथ काम करती है, इसके अनेक उदाहरण हैं। हमास चीफ इस्माइल हानिया को ईरान ने अपनी राजधानी तेहरान में छिपा रखा था। ईरान के टॉप मिलिट्री कमांडो का दस्ता जो रिवोल्यूशनरी गार्ड से थे, उन्हें हानिया की सुरक्षा में लगाया गया था, लेकिन मोसाद के एजेंटों ने इस सुरक्षा दीवार में सींध लगा दी। हानिया की लाइव लोकेशन का पता लगाया। हानिया अपने 7 तालों वाले बंद दरवाजे के भीतर बैठा बैठा धमाके में बुरादा बन गया। इजराइल अपने अस्तित्व के लिए चुनौती बने दुश्मनों का काम तमाम करने में धरती पर सबसे तेज काम करने वाला देश है। जादूगर की तरह काम करने वाला मोसाद यूं ही नहीं हैरत अंगेज ऑपरेशन के लिए चर्चित है। इसकी संगठनात्मक क्षमता, इसका सूचना तंत्र, इसके एजेंटों की बहादुरी और देश के प्रति समर्पण का भाव इन्हें दूसरी तमाम खुफिया एजेंसियों से अलग करती हैं। यहाँ यह समझना बहुत जरूरी है कि मोसाद आखिर ऑपरेशन को अंजाम कैसे देता है। मोसाद के कुल 6 डिपार्टमेंट हैं। पहला है कलेक्शन डिपार्टमेंट जो जासूसी कार्रवाइयों को अंजाम देता है। दूसरा है पॉलिटिकल एक्शन एंड लाइसेंस डिपार्टमेंट जो राजनीतिक गतिविधियों को अंजाम देता है और दूसरे देशों की सरकारों से डील करता है। तीसरा है स्पेशल ऑपरेशन डिवीजन, यही डिपार्टमेंट मोसाद के लिए खतरनाक ऑपरेशंस को अंजाम देता है। चौथा है एलएपी डिपार्टमेंट जो साइकोलॉजिकल वॉरफेयर और प्रोपेगेंडा ऑपरेशन करता है। पांचवा है टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट जो मोसाद के लिए हथियार, गैजेट जैसी चीजें डेवलप करता है। छठा है रिसर्च डिपार्टमेंट जो बैकग्राउंड से लेकर दूसरी चीजों की जानकारी एजेंसी को देता है। कोऑर्डिनेशन का अद्भुत नमूना है खुफिया एजेंसी मोसाद और इजरायली सरकारी संगठन पर जान छिड़कती है। यही कारण है कि मोसाद का करीब 7,000 स्टाफ हैं। इस जासूसी एजेंसी का सालाना बजट $3 बिलियन के आसपास है। रुपये में ये राशि 250 अरब से ज्यादा है। मोसाद के सबसे टॉप रैंक के अफसर इसके डायरेक्टर होते हैं। ये डायरेक्टर किसी अफसर शाही वाले तंत्र में फंसे बिना सीधा प्रधानमंत्री को रिपोर्ट करते हैं। जब नसरुल्लाह के हेडक्वार्टर में मौजूद होने की सूचना मिली तो न्यू ऑर्डर ऑपरेशन को अंजाम देने में इसीलिए सिर्फ 45 मिनट का वक्त लगा। אזרחי ישראל, אלה ימים גדולים. אנחנו במה שנראה כנקודת מפנה היסטורית. לפני שנה, ב7 באוקטובר, אויבינו תקפו אותנו וחשבו שישראל בדרך להכחדה. שנה לאחר מכן, מכה אחר מכה, הישג אחר הישג, הם מבינים עד כמה התקוות שלהם התפוגגו. ישראל בתנופה. אנחנו מנצחים. אנחנו נחושים להמשיך להכות באויבינו, להשיב לבתיהם את תושבינו ולהחזיר את כל חטופינו.
और चलिए अब आपको बताते हैं कि किस तरह नेपाल में भारी बारिश ने तबाही मचाई है। दरअसल नेपाल में लगातार हो रही भारी बारिश से कई शहरों में हाहाकार मचा है। बाढ़ की चपेट में आने से अब तक 112 लोगों की मौत हो चुकी है। शुक्रवार से ही नेपाल के कई हिस्से बारिश से जलमग्न हैं। अधिकारियों की माने तो अब तक 79 लोग लापता हैं, जिनकी तलाश की जा रही है। वहीं जगह जगह फंसे लोगों के रेस्क्यू के लिए 20,000 से ज्यादा सैनिक डिप्यूट किए गए, मतलब तैनात किए गए हैं। 5 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। बिहार के ये 5 तस्वीरें इसलिए हैं क्योंकि बिहार, उत्तर प्रदेश का गोरखपुर और नेपाल ये बॉर्डर शेयर करते हैं। आसपास के ये राज्य हैं जिनका सीधा प्रभाव नेपाल में बाढ़ का, बारिश का पड़ा है। बिहार की 5 तस्वीरें देखिए, चाहे वो कोसी हो, अररिया हो, बगहा हो, गोपालगंज या मुजफ्फरपुर। वहां पर देखिए किस तरह बारिश ने वहां पर भी तबाही मचाई है। जो डैम है वो ओवरफ्लो हो रहे हैं, सड़कें दरिया बनी हुई हैं, दुकान डूब चुके हैं, लोगों के जो वाहन हैं वो डूब चुके हैं। यानी वहां पर लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी तबाही के दौर से गुजर रही है। और बिहार के कई जिलों में बाढ़ विकराल रूप ले चुका है। वहीं मुजफ्फरपुर में भी गंडक और बागमती नदी ने तबाही मचानी शुरू कर दी है, जहां बागमती नदी का जलस्तर खतरे के निशान से ऊपर बह रहा है, जिससे औराई कटरा इलाके के दर्जनों गांव में बाढ़ का पानी घुस चुका है। लोग अपने छतों पर या ऊंचे स्थानों पर जाने लगे हैं। वहीं गंडक नदी ने भी मुजफ्फरपुर के सरैया, साहेबगंज और पारू इलाके में लोगों की टेंशन बढ़ा दी है। पारू प्रखंड के सोहासी और उसके आसपास के कई गांव गंडक नदी के बढ़ते जलस्तर की वजह से बाढ़ की चपेट में आ गए हैं। पानी की रफ्तार इतनी तेज है कि जल्द ही लोगों के घर में पानी घुसने लगेगा। ऐसे में लोग ऊंचे स्थानों पर जाने लगे हैं। मवेशी और बच्चों को लेकर लोग पलायन को मजबूर हैं। पारू इलाके में नाव से गंडक नदी का जायजा लिया है न्यूज़ 18 संवाददाता ने। बिहार के कई जिलों में जल प्रलय की स्थिति आ चुकी है। मुजफ्फरपुर में भी कई नदियां जो है उसके जलस्तर में काफी वृद्धि हो गई है। बागमती हो या फिर गंडक हो, ऐसे में मुजफ्फरपुर भी बाढ़ की चपेट में आ चुका है। और इस वक्त हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं मुजफ्फरपुर के पारू इलाके में, जो नारायणी गंडक का जलस्तर बढ़ा उसके बाद आप देख सकते हैं किस तरीके से तमाम क्षेत्रों में पानी जो है वह बढ़ने लगा है। और नाव से हम आपको अंदर की तस्वीर दिखा रहे हैं कि देख सकते हैं किस तरीके से बाढ़ का इलाका जो है वह पूरा बन चुका है। काफी ज्यादा पानी जो है, जिस रफ्तार से पानी बढ़ रहा है, तो समझा जा सकता है कि कई इलाके जो है उन तमाम ग्रामीण क्षेत्रों में भी जो है, जो घरों में है, उन तमाम जगहों पर पानी भर जाएगा। ऐसे में लोग काफी परेशान हैं। नाव पर जो लोग हैं उनसे भी हम बात करेंगे। कौन गांव है यह? जी सुहासी घाट है। सुहासी घाट है जी। कितना पानी कितना देर में बढ़ा है ये? पानी बढ़ा है सर 4 घंटा में। 4 घंटे में इतना बढ़ गया? बढ़ गया। और कितने जगह, कितना गांव प्रभावित हो जाएगा इससे? लमसम सर 10 गांव है। 10 गांव हो जाएगा जहाँ पानी घुस जाएगा घर में? जी हाँ, घुस जाएगा। हो जाएगा। और यहाँ कहाँ का पानी आ रहा है? ये पानी आ रहा है सर ऐसी का, नेपाल का गंडक वाला पानी। गंडक वाला पानी है सर। हर साल ये स्थिति हो जाती है? हाँ, हर साल। तो अभी क्या तैयारी है यहाँ पर? तमाम क्षेत्रों में आप लोग नाव लेके जा रहे हैं, तो क्या तैयारी है पूरे इलाके में बाढ़ को लेकर? बाढ़ को लेकर सब्जी खेती था तो सब्जी खेती सब धो रहा है, धान का खेती है ये भी धो रहा है। तो आप लोग नाव लेकर जो है मतलब बाढ़ग्रस्त इलाके में जा रहे हैं? हाँ, देखने भालने जा रहे हैं। क्या स्थिति है आपके इलाके में भी बाढ़ से? स्थिति तो बहुत गंभीर हो गया है। सब पूरा एकदम गाँव में भी पानी घुसने लगा है, घरों में। धान उनका खेती सब क्षतिग्रस्त हो गया है। हाँ, तो आप लोग कहाँ ऊंचे जगह पर जाएंगे? हम लोग बांध पर चले जाएंगे। बांध पर भागेंगे। बताया जा रहा है कि 10 से अधिक गांव जो है इस इलाके में बाढ़ से प्रभावित होगा। लोग जो हैं ऐसे में ऊंचे स्थान पर भागने को विवश हैं। मुजफ्फरपुर से न्यूज़ 18 के लिए प्रियांक सौरभ। उधर कोसी में जलस्तर तेजी से नीचे गिर रहा है, जो लोगों के लिए राहत वाली बात है। लेकिन कोसी ने पिछले 24 घंटों में जो कहर बरपाया है उसके बर्बादी के निशान लोगों के लिए परेशानी की वजह दिख रहे हैं। लोगों के घर पूरी तरह से उजड़ गए हैं। पानी उतरने के बाद लोग अपने टूटे हुए घरों को निहार रहे हैं। बांध पर शरण लिए हुए महिलाएं और बच्चे राहत सामग्री का इंतजार कर रहे हैं। सुपौल के पूर्वी बांध से तस्वीरें दिखा रहा है संवाददाता रवि एस नारायण। दिखा रहे हैं।
कोसी में गिरते जल स्तर से लोगों को राहत जरूर मिली है, लेकिन कोसी ने जो निशान बर्बादी के छोड़े हैं वो लोगों के लिए परेशानी का सबब बना हुआ है। देखिए, जहां पे कल 4 फीट पानी कमर तक यहां पे पहुंच रहा था, आज जो है इस कदर यहाँ पे अगर कहें कि कोसी बराज से जो वाटर का डिस्चार्ज है वो 2 लाख क्यूसेक से नीचे तक आया है और ये एक राहत भरी जो है वो खबर है। लेकिन पानी का जो लेवल है वो नीचे जरूर गया है, लेकिन जो तस्वीरें हम आपको जरा दिखा रहे हैं वो जरा देखिए कि कैसे वो कोसी ने अपने जो तबाही के जो निशान हैं वो यहाँ पे छोड़े हैं। तमाम जो घर हैं वो किस कदर उजड़े हैं यहाँ से उस तेज कटाव में, तेज बहाव में। वो जरा देखिए कि सारा जो पूरे गांव का जो घर है, लोगों के जो पूरे सामान है वो पूरी तरह से जो उनका आशियाना है वो बिखर चुका है। तो ये है किसी तरह से तमाम जो लोग हैं वो आकर के बांध पर शरण लिए हुए हैं और यहाँ पे लगातार जो लोग हैं वो इस बात को लेकर के चिंतित है कि जो सामान है, उनके अनाज हैं और जो तमाम चीजें हैं वो पूरी तरह से इस बहाव में, तेज बहाव में बह गया है। और जो लोग हैं गांव वाले, देखिए पानी तो थोड़ा कम हुआ है, थोड़ी राहत तो जरूर है। कम हुआ है पानी, बहुत कम हुआ है, लेकिन क्षति बहुत हुआ है, बर्बादी हुआ है। बर्बादी बहुत हुआ है। नहीं खाने का, पीने का कोई व्यवस्था कुछ भी नहीं है, कोई राहत नहीं है, कुछ भी नहीं, देखने वाला कोई नहीं है। मुखिया सरपंच कोई नहीं है, कोई मुखिया सरपंच भी नहीं आता देखने के लिए। यहाँ पे कोई नहीं आ रहा है, कोई नहीं आया कल से कम तो देखता है कैसा हालत है। ये बड़ी बात है। लेकिन देखिए यहाँ पे हम आपको दिखाते हैं कि जो यहाँ पे जिस कदर यहाँ पे तमाम घरों की बर्बादी हुई है, जिस ढंग से पूरा घर बिखरा है और जो लोग हैं किस कदर जो है वो पूरे कल से लेकर के परसों से जो बाहर निकले हैं अपने सामान को लेकर के, वो सड़क पर किस कदर जो है वो पूरे छोटे छोटे बच्चों के साथ जो है यहाँ पे रात गुजरी है और सुबह से फिर एक बार जिंदगी की लड़ाई जो है वो शुरू है कि किस कदर जो है आज का दिन गुजारा जाए। और इन लोगों से पूछना जरूरी है कि कल जो है वो पूरा का पूरा दिन जो है वो कैसे। कल यहाँ पे खाना वाना मिला आप लोगों को? नहीं सर, अभी तक कोई खाना वाना नहीं, कुछ नहीं मिल रहा हम सब, कुछ नहीं मिल रहा अभी तक। कल से अभी तक भूखले छे, बाल बच्चा सब कुछ नहीं मिल रहा, कुछ की व्यवस्था नहीं अभी तक कोई कल के। सब ऐसे ही सामान लेकर पड़े? हाँ, ऐसे बैठल छे सब सामान ला। देखिए तो तमाम जो लोग हैं यहाँ पे बैठे हुए हैं इस इंतजार में कि इस राहत में इन लोगों को जो है वो थोड़ी राहत मिले और पानी जो है वो तेजी से कम हो और अपने सामानों के साथ वो फिर लौट सके। लेकिन उसके घर जो है वो पूरी तरह से बर्बाद हो चुके हैं और जिला प्रशासन और सरकार से मदद की गुहार लगा रहे हैं। कैमरा पर्सन सुबोध के साथ रविश नारायण, न्यूज 18 सुपौल। और चलिए अब रुक कर लेते हैं जयपुर से बड़ी खबर की तरफ, जहां मंत्री किरोड़ी लाल मीणा का वक्फ बोर्ड को लेकर बड़ा हमला आया है। दरअसल वक्फ की प्रॉपर्टी को अवैध रूप से बेचा गया है, ऐसी बड़ी बात किरोड़ी लाल मीणा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में किया। कुछ लोगों ने इसमें करोड़ों रुपए इकट्ठा किए। कुछ मुस्लिम नेताओं की इस प्रॉपर्टी पर निगाह है। एक तरह से नया पाकिस्तान विकसित कर दिया है। अब आम मुसलमानों को भड़काया जा रहा है। वक्फ बोर्ड का मिस यूज रोकने के लिए संशोधन बिल लाया गया है। सचिव कमेटी ने भी संशोधन करने की सिफारिश की थी। बड़ी बातें वक्फ को लेकर क्या कुछ कही है किरोड़ी लाल मीणा ने, वो आपको जो वक्फ बिल संसद में आने वाला है, इसके लिए एक संगठित विरोध नाम दिया जाना चाहिए। मुसलमान के वो बड़े नेता जिनकी इस प्रॉपर्टी पर निगाह है, जो इस प्रॉपर्टी को फर्जी कागज बनाकर खुर्द मुर्द कर रहे हैं और आम मुसलमान को उसका कोई लाभ नहीं मिल रहा। उस दृष्टि से मैं एक बड़े मुस्लिम नेता का आपको कारनामे बताने के लिए आज यहाँ पर आया हूँ। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के राष्ट्रीय महासचिव फजल उर रहीम सबसे बड़े पैरोकार बनकर देश में मुसलमानों को भड़का रहे हैं तथा उनको हिंसा पर उतारू कर रहे हैं। फजल उर रहीम ने इस दृष्टि से कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, मुख्यमंत्री श्री सिद्धारमैया
राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत, पूर्व मंत्री श्री सलमान खुर्शीद, एनसीपी के श्रीमान शरद पवार, तमिलनाडु के श्री सीएम स्टालिन सहित अनेकों बड़े लोगों से मिलकर नरेंद्र मोदी के खिलाफ एक अभियान चलाया जा रहा है तथा इनके द्वारा देश भर में एक क्यूआर कोड के माध्यम से आम मुसलमानों को भड़काया जा रहा है। बड़ी खबर मुंबई से है, जहां धारावी इलाके में एक मस्जिद के अवैध हिस्से को तोड़ने का काम शुरू हो चुका है। मस्जिद के ट्रस्टी अवैध हिस्से को तोड़ने का काम कर रहे हैं। इससे पहले बीएमसी ने मस्जिद के अवैध हिस्से को लेकर कई बार नोटिस जारी किया था। 21 सितंबर को नोटिस की डेडलाइन खत्म होने के बाद बीएमसी की टीम अवैध हिस्से को तोड़ने के लिए धारावी पहुंची थी, लेकिन लोगों के विरोध के बाद ये कार्रवाई नहीं हो पाई और इसके बाद मुस्लिम ने मस्जिद ट्रस्ट को 5 दिनों का समय दिया था और कहा था कि मस्जिद प्रबंधन खुद ही अवैध हिस्से को तोड़े, नहीं तो बीएमसी कार्रवाई करेगी। के अनधिकृत सुबानिया मस्जिद गिराने का, तोड़ने का काम शुरू हो चुका है। महाराष्ट्र में इस प्रकार से अनधिकृत मस्जिद, लेन जिहाद, वोट जिहाद चलेगा नहीं। कांग्रेस का, उद्धव ठाकरे का मुस्लिम अनुनयीकरण अब नहीं चलेगा। और उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में 150 साल पुराने एक पेड़ का अंतिम संस्कार करने का मामला सामने आया। सेमल का पेड़ तेज हवाओं के चलने से गिर गया था, जिसके बाद एक महिला ने उसका हिंदी रीति रिवाजों के साथ अंतिम संस्कार किया। देखिए रिपोर्ट। इंसान और जानवरों का प्रेम अक्सर देखने को मिलता है, वहीं प्रकृति प्रेमियों की भी दुनिया में कमी नहीं है। मुजफ्फरनगर से हैरान करने वाला मामला सामने आया। करीब 150 साल से एक सेमल का विशालकाय पेड़ तेज हवाओं के चलने के बाद जमीन पर गिर गया। जिस पेड़ ने कई पीढ़ियों तक लोगों को छांव देने का काम किया, वो अब इस दुनिया से जा चुका था। बेरड़ा गंगनहर पटरी पर सेमल का पेड़ तेज हवाओं को सहन नहीं कर पाया। शालू सैनी नाम की महिला को इसकी जानकारी हुई तो वो पेड़ को देखने पहुंच गई। बाद में उन्होंने पेड़ का अंतिम संस्कार करने का फैसला किया, जो देखने सुनने में भी नहीं आता कि किसी पेड़ का शमशान घाट पर अंतिम संस्कार हुआ हो। लावारिस शवों का अंतिम संस्कार करने वाली शालू ने सेमल के पेड़ का तर्पण करने का बीड़ा उठाया। बेरड़ा से पेड़ की कुछ लकड़ियां लाकर हिंदू रीति रिवाज से नई मंडी शमशान घाट पर उसका अंतिम संस्कार किया गया। मुझे आभास हुआ, ऐसा अंदर से मुझे फील आया कि जो है जैसे अपने किसी बुजुर्ग के जाने से दुख होता है, मुझे ऐसे मतलब अंदर से मुझे फील हुआ। और मैं जो वहाँ पे उस पेड़ के पास गई, मैं काफ़ी देर वहाँ बैठी भी रही, पेड़ को मैंने देखा अच्छे से और बैठी भी रही मैं वहाँ पे। और तब मुझे शायद महाकाल जी का आदेश हुआ कि मुझे जो है अंतिम संस्कार करना चाहिए। शालू का कहना है कि अब पितृ विसर्जनीय अमावस्या यानी 2 अक्टूबर को विधि विधान से पेड़ के मोक्ष के लिए हवन में आहुति डालेंगी। शहरों में इंसान प्रकृति से दूर होता जा रहा है, जिससे वो उसका महत्व भूलता जा रहा है। पेड़ हमारे लिए बेशकीमती हैं, वो कड़ी धूप में हमें छाया देते हैं। बिना पेड़ों के शहरों में रहना संभव नहीं है। मुजफ्फरनगर में महिला ने भले ही पेड़ का अंतिम संस्कार किया हो, लेकिन उसके पीछे पेड़ों को लेकर एक संदेश छुपा है। मुजफ्फरनगर से न्यूज़ 18 के लिए दिनेश पवार की रिपोर्ट। और चित्तौड़गढ़ के निम्बाहेड़ा क्षेत्र में 2 दिन पहले नदी में बहे 2 बच्चों के शव नदी किनारे तैरते हुए मिले, जिन्हें ग्रामीणों की मदद से बाहर निकालकर हॉस्पिटल पहुंचाया गया। बताया ये भी जा रहा है कि चरलिया गांव के पास बह रही नदी में दोनों बच्चे नहाने के लिए गए थे और इसी दौरान मध्य प्रदेश में तेज बारिश के चलते नदी का बहाव अचानक तेज हो गया, जिसमें दोनों बच्चे बह गए, जिसके बाद से लगातार एनडीआरएफ की टीम बच्चों की तलाश कर रही थी।
और फरीदाबाद के बड़खल विधानसभा से कांग्रेस प्रत्याशी का चुनावी कार्यक्रम के दौरान मंच अचानक टूट गया। इस दौरान पार्टी प्रत्याशी विजय प्रताप अपने समर्थकों के साथ नीचे गिर पड़े। दरअसल हादसे वक्त स्वागत समारोह चल रहा था। बताया गया कि मंच पर ज्यादा लोगों के चढ़ने की वजह से मंच टूट गया। और चलिए इसी के साथ ही इस बुलेटिन में फिलहाल आप देख लेते हैं और आगे देखिए म्हारो राजस्थान।